सिविल कोड, क्लर्क, रीडर, स्टेनो एवं प्यून के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग जीके सेक्शन करने वाले हैं, जिसका सेट नंबर 12 करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से 1 से लेकर 11 चैप्टर तक हो चुका है। यदि अभी तक आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेट का पहला प्रश्न जो है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा के द्वारा। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। राणा कुंभा का संबंध सिसोदिया वंश से था। याद रखिएगा, राणा कुंभा जो थे वो थे सिसोदिया वंश के थे। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 42, अकबरनामा किसने लिखा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। अबुल फजल जो थे अकबर के दरबारी कवि थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। अबुल फजल जो थे अकबर के दरबारी कवि थे। अबुल फजल के बड़े भाई फैजी भी कवि थे। शेख मुबारक, अबुल फजल और फैजी के पिता थे। ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी में इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम भारतीय थे जो यह बताया कि अंग्रेज का मुख्य उद्देश्य आर्थिक शोषण करना है। कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी के सलाह पर रखा गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस शब्द जो है दादा भाई नौरोजी के सलाह पर ही रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा दर्शाते हैं? ज्योग्राफी से प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोहाइट। आइसोहाइट बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को दर्शाता है। आइसोबार की अगर बात की जाए, आइसोबार समदाब यानी वायुदाब की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। आइसोहेलाइन की अगर बात की जाए तो समुद्री जल के खारेपन के समान मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। आइसोक्राइम, आइसोक्राइम होता है औसत शीत तापमान की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोक्राइम कहा जाता है। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, आइसोहाइट बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट्स कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता है वह है, तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिक ताप एवं अधिक वर्षा हो। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में चंदन की लकड़ी एवं वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। चंदन का सर्वाधिक वन जो होता है कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है। वीराप्पन चंदन तस्कर के लिए विख्यात था। नीलगिरी की पहाड़ी चाय उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, बहुत इजी प्रश्न है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो 7516 किलोमीटर है। मुख्य भूमि तटीय भाग की लंबाई अगर बात की जाए तो 6100 किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल जो होता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 49, एक नागरिक मौलिक कर्तव्यों में शामिल है संविधान का राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है। बहुत ही जी प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से। संपत्ति का अधिकार तो है ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना गया। समानता के अधिकार की बात आर्टिकल 14 से 18 में इसकी बात की गई है। और अल्प तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, करंट अफेयर से आगे का क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा क्या घोषित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, जो लंदन में होने वाला है पेरिस ओलंपिक 2024, अधिक समावेशी। ठीक है, सॉरी, इसका है गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 अगस्त को। भारत में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये आता है PIL, प्रारंभिक अधिकारिता में आता है। राज्यों के मध्य विवाद का उच्चतम न्यायालय में प्रारंभिक अधिकारिता में आता है। अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिक में निम्नलिखित मामले आते हैं। भारत सरकार बनाम एक या अधिक राज्यों के बीच का मामला हो, भारत सरकार के साथ राज्य या राज्यों के बनाम राज्यों के बीच की मामला हो, 2 या अधिक राज्यों के बीच के मामला हो। ये सभी अधिकार जो आते हैं वो भारत के उच्च न्यायालय के अधीन ही आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन संख्या 55, भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके निर्माण मानने से बाध्य है। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की अगर बात की जाए तो किसी न्यायालय के निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं के निर्णय से भी नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी के निर्णय मानने के लिए यह उच्चतम न्यायालय जो होता है भारत का बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न जो है बायोलॉजी से है, परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो परागकण जो होता है परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। परागकोश से निकलकर अंडा के वर्तिकाग्र के परागणों में पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, परागन कहते हैं। पराग 2 प्रकार के होते हैं, पराग जो होते हैं 2 प्रकार के, स्वपराग तथा परपराग। स्वपराग की बात की जाए तो निषेचन अंडाणुयुग्म जायगोट कहलाता, आवृत्ति बीजी निषेचन त्रिसंकल्प एवं पौधों के दूसरे होते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बन सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा, अल्मुनियम। अल्मुनियम धातु जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। अगर बात करें जिंक और लेड की, धातु भी उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। Al2O3, ZnO, PbO यदि उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। देखिए, आगे का प्रश्न जो भी है ये भी फिजिक्स से प्रश्न है। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होगा। तो उसका प्रतिबिंब जो निर्मित होगा वह कहाँ होगा, फोकस पर होगा। क्या होगा, फोकस पर होगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, एल्केन का जो समान सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एल्कीन, अगर एल्कीन की बात की जाए
तो उसका फॉर्मूला जो होता है CnH2n होता है। CnH2n जो होता है एल्केन का होता है। एल्कोहल का यानी एल्काइन की अगर बात की जाए तो CnH2n-2 होता है, ये होता है एल्काइन का। ये तीनों फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज के सेट का आखिरी प्रश्न, एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो एक चींटी के अम्ल की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, मेथोनिक अम्ल हो जाता है। साइट्रिक अम्ल बात की जाए तो नींबू में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, जबकि ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है टमाटर में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। मिथोनिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल का ही रासायनिक नाम मेथोनिक अम्ल है। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, दोनों में से कोई ऑप्शन में मिल सकता है। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।